हेलो बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, लेक्चर नंबर 5 के अंदर क्या देखना है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको क्या देखना है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल पर प्रॉब्लम से कराना चाह रहे हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, तो पहले कंप्लीमेंट्री एंगल की थ्योरी सुन लीजिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल कहते हैं इसको, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल है, कंपाउंड मतलब मिक्स करके, कंपाउंड एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी, कंपाउंड एंगल है। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का है, ये कंपाउंड एंगल को लेकर चल रहे हैं। तो कंपाउंड एंगल में इसकी थ्योरी हमने बताया था, एक मैथमेटिक्स में चीज है कि जैसे क्या होता है, n π/2 प्लस माइनस थीटा, n π/2 प्लस माइनस थीटा। इसमें मैंने आपका पिछले लेक्चर फिजिक्स के अंदर भी बता दिया था, यदि इसमें n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिमेन अनचेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, तो चेंज नहीं आएगा। बट उसकी जो वैल्यूज है, साइन का जो साइन मतलब उसकी जो प्लस होगा माइनस आएगा, वो किस पर डिपेंड है, क्वाड्रेंट पर डिपेंड करे, वो पेरेंटल वैल्यू पर डिपेंड करता है। पेरेंटल वैल्यू जैसे हमने क्या साइन है, जैसे मैंने कहा साइन n π/2 और प्लस माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। इफ हमारा n इज इवन, n हमारा इवन है, n हमारा इवन है ना, तो लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा, ये दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, डिसाइडेड क्वाड्रेंट क्राइटेरिया से वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से देख लेते हैं। अगर n ऑड होता तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, और कंप्लीट चेंज कैसे रहेगा, चेंज इस तरीके से रहेगा कंप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन रहेगा, कंप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। कंप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आपकी, इसको मैंने आपको बता दिया। ऑड इवन ध्यान रखें, ऑड और इवन रखें, ऑड और इवन रखें, ये दिमाग में रखना है। जैसे कोई वैल्यू अपन 360 के बीच में लें तो ये वाले इससे अपन कह सकते हैं। जैसे अपन देखो, मैं एक एग्जांपल बता दूँ, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक, तो एग्जांपल में अपन देखेंगे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, जैसे हमने cos 5 से 70 की वैल्यू निकाली, cos 5 से 70 की वैल्यू निकाली, cos 570 की वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसमें तो या तो अपन ऐसा करें, तो 90 से डिवाइड करें ज़्यादा बेटर रहेगा, 90 से डिवाइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे मैं आपको तो 90 से डिवाइड करिए, क्वाड्रेंट चाहिए वो ज़्यादा एक ही तरीका बेटर रहेगा। तो ये 570, इसको अपन 90 से डिवाइड किया, 5 से 70 डिवाइड तो कितना हो गया, 90, तो एक 36 कितना है, 45, 9 5 जा 4 से 50 और 4 से 50 और 4 से 50 सॉरी 9 5 45, 4 से 50 और 6 बार जा सकता है ना, 6 बार जा सकता है, 6 बार चला जाएगा, हाँ 6 बार जाएगा, तो 963 नहीं, 6 में 54, 54 आएगा, 6 में 54, 54 आएगा, और क्या बात करना है, 3 आएगा, 30 आएगा, ये कितना आएगा, 6 टाइम्स आएगा। तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू से ना, ये अपन ये cos 5 से 70 को अपन कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 6 × 90
6 इंटू 90 प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 30 बच रहा है, ऐसे लिखिए। तो 6 इंटू 6 और है, 6 हमारी कौन सी है, 6 हमारी कौन सी है, 6 हमारी आपकी वो है, 6 हमारी कौन सी है, एक इवन नंबर है। अब ये 4 से बड़ा है, जब 4 से बड़ा है तो क्वाड्रेंट भी निकालिए। क्वाड्रेंट कैसे पता करते हैं कि 4 से बड़ा है तो क्वाड्रेंट रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 प्लस आगे तो 2 मतलब पहला तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में आपका कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सीधे सीधे ले सकते हैं माइनस हमारा कॉस 30 के बराबर आएगा, माइनस कॉस 30 के बराबर आएगा। समझ में आई? देखो मैं सुनता हूँ, कॉस 5 से 70 इक्वल टू 6 इंटू 90 प्लस 30, ऐसे लिख लें। देखो मैं डिवाइड कर दिया, ऐसे कर दिया। अब मैं क्या किया, ये तो माइनस कॉस 30 के बराबर हो, तो अपने आप इसमें कोई भी अपन को रिमेंबरिंग नहीं करना है। अपन को आईआईटी के कंसेप्ट पे अपन को ध्यान में टेक्निकलिटी होना चाहिए, तो अपन के क्वेश्चन को अपने ब्रेन सेट होता है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हमें इस तरीके से कर लेंगे। ये नहीं कि ऊपर आकर अपन एग्जाम के अंदर अपन उसके दीवार को देख रहे हैं, ऊपर वाली दीवार को देख रहे हैं, इस तरीके देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आपका, तो आपका कॉस 30 की वैल्यू आगे कॉस 30, ठीक, ये आपकी वैल्यू सेट है। तो ये आपका मैथमेटिक्स तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं देखो अगला एक क्वेश्चन है, मान लो मैं एक क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है साइन 4 से 20 cos 300 प्लस हमारा cos -300 और साइन हमारा -300, ये वैल्यू आपने देख ली, ठीक है, इक्वल टू 1 है। ये क्या 1 के इक्वल प्रूव करना है। हम एक तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम तरीका समझा रहे हैं। नहीं तो मेरा आईआईटी का कंसेप्ट का हमारा कंसेप्ट एम है क्या, आपके कंसेप्ट को समझाना। ये कंसेप्ट को मैंने समझा दिया, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, अलग अलग निकालें। तो ये तो 360 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। साइन कितना हुआ, तो 36, 3 से 60 और 3 से 60 और प्लस 80, तो ये कितना होगा, 4 से 20 है ना, 4 से 20 है, तो 4 से 20 बच्चों को 36, 3 से 60 और 3 से 60 40 60, तो जितने लिखेंगे 4 इंटू, अलग अलग लिख देते हैं, 4 इंटू 90 प्लस हमारा 60, ऐसे ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो एक इवन है, ये हमारा इवन है, तो इवन में कितना हो जाएगा आपका, इवन में रिमेन अनचेंज। क्वाड्रेंट कौन सा पता जाएगा, ये हमारा 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर हमारा, तो रिमाइंडर नहीं भेजा तो पहले क्वाड्रेंट आएगा, रिमाइंडर 0 है, तो हमारा 4 से वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो 4 से डिवाइड कर दिया तो क्वाड्रेंट ही पता चल जाता है। प्लस होगा तो आगे चल जाता है, माइनस होगा तो पीछे रहेगा। तो ये 0 रिमाइंडर है, इसलिए क्वाड्रेंट बना रहा है, और रिमाइंडर 1 होता है तो ये प्लस है, तो हमारा क्वेश्चन उसमें रहता है, उससे आगे बढ़ जाता है, अगर नेगेटिव होता तो उसी क्वाड्रेंट में रहता है, जो रिमाइंडर देता है वही बताता है, जो रिमाइंडर आता है उसी को बताता है, ठीक है। तो अब देखो ये रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, 4 से, क्योंकि हमारे n है, n को 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारा 0 प्लस 60 वाला पहले ही क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन हमारा ये साइन 60 के बराबर है, साइन 60 के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू निकालो। अब cos 300 तो कैसे निकालेंगे, cos हमारा 3 से 60, cos हमारा 3 से 60 माइनस हमारा 30 है, ये कौन से क्वाड्रेंट है, ये देखो 3 से 60 माइनस 30, 4 से डिवाइड है, तो ये आपका
तो इसमें क्योंकि जीरो है रिमाइंडर, लेकिन इसमें ये कम हो गया, तो इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस कितना हो रहेगा, ये हमारा रहेगा कॉस ही रहेगा, तो ये आपका कॉस 30 के बराबर रहेगा। कितना, कॉस 30 के बराबर होगा। तो cos 30 कितना है, √3/2 आएगा। cos 30 कितना, √3/2। ठीक, ऐसे ये आपका cos माइनस थीटा, तो वैसे ही कर लें जिस तरीके से हम कर रहे थे। तो ये आपका, ये भी आपका √3/2 है और ये भी √3/2 है, तो ये कितना है, cos हमारा -3 से, cos हमारा कितना है, -3 से इक्वल टू ये आपका, ये भी आपका √3/2 भी आएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी cos की पॉजिटिव रहती है। अब रही बात इसमें साइन में, साइन 30, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन 30 ये नेगेटिव, और ये हमारा ये भी आपका उसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये भी हमारा उसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो कितना निकलेगा हमारा, ये आपका जो वैल्यूज आई कितनी आई, तीन से, सॉरी, तो 3 से 30 की अलग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 3 से 30 कर क्या बनेंगे, ये निकलेगा हमारा साइन, बताइए ये कितना है, 3/2 है, 3/2 है, और 3/2 है, और 3 से 60 माइनस 30, ये साइन ये नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4 × 90 + 60 साइन 60 √3/2, और एक cos 360 30, गलत बोल रहा है यहाँ पर 60, यहाँ गलत है, यहाँ पर ना गलत कर दिया था, तो कितना साइन 60, ये cos 60 की 1/2 आई, कितनी 1/2 आई, ये आपकी वैल्यू -√3/2 आ गई फिर दोबारा, और ये अपना आई, ये अपनी कितनी आई, ये अपनी है साइन 330 की वैल्यू कितनी आई, साइन 330 की वैल्यू आपकी कितनी है बताइए, साइन 30 की -3 से 60 -30, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये भी 1/2 आया, ये भी हमारा 1/2 आया। ठीक, अब इनको वैल्यू ऐड करें, ऐड करेंगे तो 3 कितना निकलेगा हमारा, √3 कितना आएगा, साइन 60 की वैल्यू पर √3/2 आएगा, और cos 300 की वैल्यू आपकी 360, cos 60 की वैल्यू 1/2 आई, 1/2 की माइनस cos 300 की वैल्यू, ये वैल्यूज कितनी है, सब गलत हो, 390 है, यहाँ पर वैल्यू पे गलती करनी, 390 है, 390, cos 390 का है, तो cos 390 में कितना होगा, 390 का वैल्यू कितनी आई, 3 से 60 + 30, 3 से 60 + 30, तो 3 से 60 + 30 कितना होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारे आपका पहले क्वाड्रेंट में आ गया, कितना पहले क्वाड्रेंट में आ गया, करेक्ट, रिमाइंडर 0 है, पहले क्वाड्रेंट में आ गया, पहले क्वाड्रेंट में आ गया, ये वैल्यू कितनी है, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 कितनी है, √3/2। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, cos 300 -300 की वैल्यू कितनी आई, ये 3 से 60 है, cos हमारा 3 से 60 -60 = 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया, तो 1/2 तो 3, तो 3 हमारा 1/2 जी आ गया, 1/2 जी आ गया, तो कितना होगा आपका 3/4 + 1/4, तो ये वैल्यू पूरी ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट, ऑन कैलकुलेटिंग कितना निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी आई, और यहाँ पर रखिए, तो इसमें क्या करेंगे, आपका 3 √3/2
इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो मतलब निकलेगा हमारा 3 + 1/4 मतलब हमारा 1 आंसर। ये आपकी वैल्यूज निकली। ठीक है, तो ये आपकी मतलब आपने एक क्वेश्चन के अंदर सब चीज़ें आपकी आ गई। तो कंपाउंड एंगल का मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अगर कोई भी हम कह रहे कोई वैल्यूज 90 से कितनी बड़ी हो, आप उसका निकालने का तरीका क्या है, कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू 90 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर में एक्यूट होना चाहिए और रिमाइंडर में प्लस आता है, रिमाइंडर प्लस में आता है तो वैल्यू आगे तो उसी क्वाड्रेंट में तो कौन सी रहेगी, तो हमारी उस जो अपना उससे रिमाइंडर बचा था 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर बचा था तो उसके आगे हो जाता है, और अगर माइनस में हो तो पीछे हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उसको माइनस में हो तो वही उसी क्वाड्रेंट में रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं और एक एग्जांपल दूँ, तो इसमें आपको क्या याद रखना है बच्चों, सुन लीजिए। क्या किया करो, कोई भी नंबर है 90 से डिवाइड कर दिया, 90 से डिवाइड करने के बाद में जो n की वैल्यू आती है, n हमारा 4 से ग्रेटर है तो रिमाइंडर देख लिया करो, उसको 4 से डिवाइड कर दिया करो। तो क्वाड्रेंट उससे, क्योंकि अपन को क्वाड्रेंट का पता करना है, क्योंकि अपन को क्वाड्रेंट का पता करना है, n की वैल्यू में क्वाड्रेंट का पता करते हैं तो उसे वो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से क्या था, डिवाइड करने से के बाद में जो रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर के साथ में अगर प्लस लगा हो, वैल्यू क्या लगी, प्लस लगी होगी तो हमारा तो तुम्हारा क्या कहता है, आगे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है। अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है और वैल्यू प्लस वाली वैल्यू तो आगे हो जाता है और माइनस है तो उसी में रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक आध एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ा सा एग्जाम्पल बताओ, कितना बड़ा एग्जाम्पल, 11 से 45। चलो पहले एक एग्जाम्पल है, 10 हमारा 11 से 45, क्योंकि वैल्यू तो अपन आराम से ले लेंगे, पहले थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखना है। 10 11 से 45 कैसे, 10 हमारा 11 से 45 हुआ, तो 10 11 से 45 करेंगे, आपको इसको 90 से डिवाइड करो, 90 और 11 से 45, तो 90 बन जा 90, तो कितना बचेगा 90, 24 बचेगा, समझ लीजिए। अब 9 चौक 36, 9 तीस 27 और 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब बचे कितना, ये बचेगा कितना, पहले एक बार 9 यहाँ 9 बन जा 90, ठीक है, 9 × 90 तो कितना बचेगा, ये मेरा 14 और 10 24 बचेगा, 5 कैरी ले लिया, ठीक है। 90 दूना 180, अब 180 में कितना बचेगा, 180 में 20 मतलब 20 और ये 55 बचेगा, 55 बचेगा ना, ये सही है ना, देखो 11 से 45 है। देखो अब 90 में से 1 से 14 में से 90 में 24 कैरी 5 29 27 9 दूना 18 1 से 80 20 55 बचेंगे, ठीक है। तो इसको अपन कम क्योंकि वैक्यूम एंगल की फॉर्मूला देते हैं, 10 हमारा 11 से 45 इक्वल टू 10 12 इंटू 90 प्लस हमारा 55, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो 55 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये किसको क्वाड्रेंट निकालो, क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट 12 से डिवाइड करो, 4 × 12 तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर इसमें डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 को आगे प्लस है तो वही वाला क्वाड्रेंट रहेगा। अगर रिमाइंडर जो आ रहा था तो रिमाइंडर क्वाड्रेंट को बताता है, रिमाइंडर क्वाड्रेंट को बताता है, क्वाड्रेंट के आगे प्लस कर देते तो वैल्यू आगे पहुंच जाती है, और माइनस में होता तो उसी में बने देती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब तो क्या किया, इसमें कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा 12 है, इनकी वैल्यू 12 थी और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 प्लस हमारा 0 के आगे हमने
तो हमारा मतलब जीरो मतलब पहला क्वाड्रेंट, जीरो मतलब जीरो वैल्यू मतलब आगे प्लस है तो इसलिए पहले क्वाड्रेंट भी आ गया, पहले क्वाड्रेंट। 10 ये अपनी वैल्यू कितनी है 12 है, तो पहले क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू 12 तो 10 55 के बराबर है, 10 55 के बराबर है, 10 हमारा 55 के इक्वल आ गई। ये हमारी वैल्यू लेने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो ये क्या है कि देखो बच्चों एक बात है कि IIT के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT में देखो IIT में जो बच्चे 11 से बच्चे जो देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में IIT में आप रैंक निकालना चाहते हो, देखो जेईई मेंस में जो रैंक निकालना, जेईई मेंस का एडवांस का बड़ा अंतर है। जेईई मेंस में तो आप कुछ रट के भी काम कर सकते हो, एडवांस में रटाई काम नहीं करती है। एडवांस में तो एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी बहुत याद होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन इतना फैक्चुअल याद मेमोराइज इतना जरूरी नहीं। दिस इज एग्जाम ओनली माइंड ओरिएंटेड एग्जाम है। तो आप लोग किसी भी चीज़ को एडवांस लेवल पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअली में मैंने खुद को डेवलप कर रही है, मेरे खुद की डेवलप है। भले बाद में जब हम पढ़ते थे तो पहले हमारी ये हमको बड़ी दिक्कत देती थी, जब हम पढ़ते थे मुझे दिक्कत देती, तो मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता था, मेरा माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि हम इसको कि हम याद करें कि इतने एंगल जे एंगल इसको याद रखें, ये मुझे याद है। तो मैंने फिर अपने आप को खुद जनरेट किया। तो आज मैं तो इसको ये हमें बता देता हूँ कि इससे क्या होता है कि सिंप्लीफाइड हो जाता है सब्जेक्ट को, सिंप्लीफाइड, फिर यही ट्रिक बन जाती है, यही हमारी ट्रिक का रूप ले लेती है। तो ट्रिक इज नथिंग, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स, ट्रिक नथिंग। मैथमेटिक्स एक्चुअल में बेटा आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकली बहुत अच्छा टॉपिक्स है, बहुत हार्ड टॉपिक्स है ना। और इसमें क्योंकि इसमें बच्चों को देखा, ये वाला जो टॉपिक चल रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। इसमें जितना ज़्यादा वर्क कर लोगे, पहले एलिमेंट्री वर्क करिए, एलिमेंट्री मतलब स्कूल NCERT लेवल पे जो भी आपके पास, जैसे कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है, MP बोर्ड, तो अपने आपकी स्टेट बोर्ड की जो किताब आती है उसको पूरा करिए। तो उसको क्या है, इतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, पर मैथमेटिक्स उतनी आपको अच्छा लगने लगेगा। तो मैथमेटिक्स में आपको बताऊँ, मैथमेटिक्स में पहले घिसाई, तो घिसाई और एब्स्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। तो घिसाई जब तक नहीं होगी तब तक एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्शन पकड़ में नहीं आता है। तो घिसाई तो जरूरी है ना। पहला स्टेप क्या, घिसाई, प्रैक्टिस, मतलब इसको प्रैक्टिस कहते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट में भी आसानी से घुस जाओगे, तो उसको अपन जो आगे वाला फर्दर स्टेप्स अपने आप पकड़ लेंगे, हाँ ये ऐसा आ रहा होगा नहीं। तो फर्दर क्वेश्चन का, जैसे आपने देखो IIT के अंदर एडवांस में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, कोई बड़ा क्वेश्चन देगा, देखने आप देखोगे तो उसको कितने आपको क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर देखी जाती है। पहले आप प्रैक्टिस, तो ऑब्जर्वेशन उस क्वेश्चन को आप 1 मिनट देखोगे और 1 मिनट को पूरे स्टेप्स को आपके दिमाग में बस जाएगा। तो फिर आपके अंदर एक में क्योंकि अगर प्रैक्टिस होगी तो या तो अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकली उसको कैलकुलेट करोगे, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके अपने स्टेप्स में 2-4 स्टेप्स में जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, है नहीं। तो फंस जाओगे तो फिर आपकी स्पीड हमारी किसी काम की रहती नहीं है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पहले आपको उसको अपने दिमाग में इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप उसको समझे। जब क्वेश्चन उसको 1 मिनट देखे अपने दिमाग में बस जाए, और दिमाग में जब आएगा तो वो आगे आपके अंदर माइंड में जाता है तो पूरी जो आपने पढ़ी है वो मेमोरी पूरी एक्टिवेट हो जाती है, और मेमोरी जब एक्टिवेट हो जाती है तो अपने आप उसका अंदर आंसर अपने आप आ जाता है कि ये आंसर होगा। ये फिजिक्स का मैथमेटिक्स का सिनेरियो तो ये है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ा तो अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो 11th वाले, क्योंकि ये वाले उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th 2 ईयर प्रोग्राम में, क्योंकि 2 ईयर प्रोग्राम में 11th वालों के जो बच्चे घर पर बैठे हो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चे अगर रैंक निकालना चाहते हैं ग्वालियर में रह करके, जो बच्चे रैंक निकालना चाहते अंडर 10 रैंक निकालना चाहते हैं, तो अंडर 10 रैंक निकालने का ये नहीं है अंडर 10 रैंक निकालने कि ये किसी कोचिंग में एडमिशन टेस्ट देते, हमारे एडमिशन टेस्ट कोचिंग से हो गया और हम बड़े धुरंधर हैं। हम कहें ऐसे एडमिशन टेस्ट का क्या मतलब है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन तक नहीं होता है, जिसमें 50% क्या मतलब 20-30% बच्चों का सिलेक्शन होता है, और डाटा दिखाने के लिए हमें इतना कि रिजल्ट तो एक्चुअल में कैलकुलेटेड होती है कि हमारे इतने परसेंट बच्चे इतने परसेंट उन्होंने दिखा दिए, ये तो अनकैलकुलेटेड है। रियली में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। ये एडमिशन टेस्ट एक छलावा है। एडमिशन टेस्ट का मतलब ये होना चाहिए कि एडमिशन टेस्ट कोई भी कोचिंग, क्योंकि एडमिशन टेस्ट लेने से फ़ायदा क्या है, जब आपकी फैकल्टी नाम रही है, फैकल्टी आपकी
फैकल्टी जो लोग हैं, जो फैकल्टी जो अच्छी फैकल्टी होती है, जो लोग जो करोड़ों में पैकेज पाते हैं, उनका एक तरीका देखिए, उनका जो तरीका होता है, रेनाउंड तरीका होता है, अप्रोच कॉन्फिडेंशियल अप्रोच होती है, और सब्जेक्ट में कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ में इतनी चीज़ें डेवलप करते हैं, इतनी चीज़ें घुसेड़ देते हैं, इतने दिमाग में इतनी चीज़ें घुसेड़ देते हैं, अपने आप प्रॉब्लम अपने आप निकल आता है। तो कंटेंट है नहीं है। एडमिशन टेस्ट का क्या मतलब है? भाई एडमिशन टेस्ट को उनको जरूर फायदा है। एडमिशन टेस्ट उनके, चलो हमें बच्चों में कितना झूठा र्यूमर जनरेट होता है, और र्यूमर जनरेट किया जाता है। ये आपको बता रहा हूँ, जितने शहर के अंदर मैं टीचर देख रहा हूँ, किसी के पास वो कंटेंट नहीं है, सिर्फ बच्चों को रिझाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों को जो रिझाने की कोशिश करता है तो ठीक है, बच्चे तो रिझाएंगे, बच्चे तारीफ भी करेंगे, लेकिन बच्चे आखिरी में रिजल्ट ही देखते हैं। तो मैं बच्चों में आपसे कहता हूँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स अच्छा टॉपिक्स है, इसमें मेमोराइज बिल्कुल ना करें, अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करें। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं, कंसेप्ट को आप करोगे तो अपने दिमाग में अपने आप एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। क्वालिटी डेवलप करने में और क्वांटिटी डेवलप करने में बहुत अंतर होता है। क्वालिटी अगर डेवलप कर रहे हैं तो क्वांटिटी तो मल्टीपल क्वांटिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। तो आप बेसिकली बच्चों, आप क्वालिटी पे ही ध्यान दें। ये मेरा आगे आपसे कहना, तो मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए, ज़्यादा एग्जाम्पल दिए, मैंने एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो हमने क्या कहा, तो एक बात बता दीजिए, अब मैं समझा देता हूँ। n π/2 जनरल तरीका करो, +- अगर n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्री, हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशो रिमेन अनचेंज, और वैल्यू हमारी 4 से छोटी है ना, 4 से छोटी है, तो अपने आप n क्वाड्रेंट को बताएगा, है नहीं, क्वाड्रेंट को बताएगा कि n हमारा क्वाड्रेंट है। जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखी, तो n की वैल्यू 1 रखी हो +1, तो 1 मतलब क्वाड्रेंट को बता रहा है, वन क्वाड्रेंट बता रहा है। और यहाँ प्लस वैल्यू आती है तो क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट कंप्लीट हो चुका था, तो सेकंड में क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थीटा हमारे एक्टिव होती है, ठीक। अगर ये नेगेटिव साइन होता, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट हमारा जो n की वैल्यू वही क्वाड्रेंट को दिखाएगा, अगर माइनस होता तो इसलिए आपका ये चीज़ें, इसलिए इसमें साइन को एडप्ट करने में आसानी होती है। आपको माइंड में कोई हमारा एक कर्सर नहीं आता है, कर्सर होता है ना, कर्सर नहीं आता है माइंड में, क्योंकि स्टडी करते टाइम माइंड में कर्सर नहीं होना चाहिए, स्पेशलिटी होनी चाहिए, क्लियर। तो मैंने बता दिया, n की वैल्यू अगर 4 से छोटी है तो क्वाड्रेंट को ही बताता है, और क्वाड्रेंट क्या करते हैं, अगर प्लस साइन है तो जो क्वाड्रेंट को बताता है, क्वाड्रेंट में जैसे n की वैल्यू 2 आई और प्लस थीटा ऐड किया तो तीसरे में पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। अगर माइनस होती तो वही क्वाड्रेंट, जो n की वैल्यू थी वही होती है। तो n की वैल्यू आपकी मैंने ये बता दिया जब 4 से छोटा है। अगर 4 से बड़ा है तो रिमाइंडर जो आता है उसको डिवाइड कर दिया करो, जो रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर हमारे क्वाड्रेंट को बताएगा, बिल्कुल प्लस थीटा है तो अगले में जंप कर जाएगा, और माइनस में तो उसी क्वाड्रेंट में रहता है। ये इसका बेसिक जो तरीका, मैंने ओरिजिनल तरीका आपको बता दिया, इससे आपको कभी माइंड में कोई भी आपके अंदर कर्सर पैदा नहीं होगा। तो बेटा आज मैंने जो चीज़ बता दी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मेमोराइज, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ है। मैं तुम्हारा 2-4 एग्जाम्पल दिए, लेकिन इसका जो बेसिक जो थीम है, बेसिक जो थीम मैंने बोली है, ये क्लास के अंदर आप इसको ध्यान रखिएगा। आज बिल्कुल ये लेक्चर मैं बिल्कुल आधा घंटे से ज़्यादा लेक्चर में लूँगा ही नहीं है, और मैंने इसमें मोटिवेशनल ज़्यादा दी है, तो इसलिए आज बेटा ये चीज़ें जो बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखिए R इक्वल टू, यहाँ लिखे क्या लिखा आपने, n π/2 +- ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिमेन अनचेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिमेन अनचेंज। बच्चों मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी लेक्चर जो मैं बोलता हूं वो सुना करो। मैं लिखता बोर्ड पे कम लिखता हूं, क्यों, मेरे बोलता हूं उसमें बहुत कुछ क्लियर होता है। बच्चे मेरे जो इतने पुराने बच्चे कहते हैं सर आप जो क्लास में बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बच्चों को उसी में ध्यान से देने की जरूरत, वही बच्चा रैंकर बनेगा। तो
मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, है नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री एफ हमारा एन इज हमारा एम इज इवन, नहीं बता दिया। अगर ऑड होता और बट साइन चेंज, बट साइन कम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पेरेंट वैल्यू, ये इसका साइन है ना, साइन का साइन देखा जाए, ये कॉस है तो कॉस का, इसकी वैल्यू इसका पेरेंटल वैल्यू का देखा जाता है। पेरेंटल वैल्यू जो वैल्यू जैसे साइन अपने जैसे अपने का साइन हमारा n π/2 प्लस थीटा, तो क्या करेंगे, ये साइन माना अगर n इवन है तो n इवन है तो हमारा कितना रहेगा, साइन थीटा रहेगा। बट ये साइन थीटा कौन सा रहेगा, ये साइन थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट का, ये साइन थीटा हमारा साइन थीटा रहेगा, और इसमें प्लस आएगा माने से, इस साइन पे देखा जाएगा ना, ये साइन पर पेरेंटल वैल्यू बोलो, यहाँ कॉस होती है या साइन है तो यहाँ कॉस आता है, तो कॉस में कॉस के साथ नहीं दिखाएगा, इसका साथ दिखा जाएगा, है ना, ठीक। तो ये आपका, ये हमारा n के लिए, अगर n हमारा इवन है, यदि n हमारा कितना, n इज इवन, अगर n ऑड है, n इंटू π/2 प्लस थीटा, n ऑड है तो कितना रहेगा, ये हमारा cos थीटा है। अब cos थीटा और sin थीटा का डिपेंड करे, क्योंकि sin का इसमें प्लस आएगा माइनस आएगा, इस sin पर डिपेंड करेगा, ना कि इस cos पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बेटा आज मैंने इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और मैंने आपको मात्र आधा घंटे से ज़्यादा लेक्चर लिया नहीं है, इसको आप अच्छे से करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं ट्रिग्नोमेट्री का ये 5वां लेक्चर था। आज मैं इसके बाद में आप जो टॉपिक्स है बहुत जल्दी करा दूंगा। आप जो ट्रिग्नोमेट्री बची हुई है सारे फार्मूला हम बिल्डअप करा देंगे, और फार्मूले को बिल्डअप करने के बाद में आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को एनसीईआरटी उसी दिन आप एनसीईआरटी कर ले हैं, जिस समय आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उसके थोड़ा देखने के बाद में आप क्या किया करें, उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लें या आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी बस एलिमेंट्री प्रैक्टिस तो कम से कम हो जाएगी, है नहीं। इसके बाद में अगर आप मेरी जब, क्योंकि ये क्या होता है, क्वालिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी कुछ, अगर अब क्वांटिटी आपने कर ली तो क्वांटिटी करने से आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्वांटिटी से कुछ होता नहीं, क्वालिटी से ही होता है। तो इसलिए क्वालिटी ही पढ़ें, क्वालिटी पहले स्कूली लेवल का भी साथ साथ करते जाए, क्योंकि आपको स्कूल का एग्जाम भी देना है। तो बेटा आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक्स था, मैंने आपको मात्र कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कराने की कोशिश करी, और आप इसको आप एक्चुअल में आप एनसीईआरटी से, है ना, एक कंपाउंड एंगल नाम से जो 90 जैसे 10 3000 की वैल्यू निकालना है तो कैसे करें, वही 90 से डिवाइड करो, n की वैल्यू क्या आ रही है, और प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, और फिर n को अपन 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पता कर लो, रिमाइंडर क्या है वो क्वाड्रेंट को बता दो, क्वाड्रेंट का अगर वैल्यू प्लस थीटा में तो हमारी आगे जंप कर जाएगी, और माइनस में तो उसी में जंप रहेगी। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल आप माइंड फ्री होकर रहिए, फ्री होकर मैथमेटिक्स फ्री होकर रहिए। मैथमेटिक्स में आपको इतना लेवल करा दूंगा कि आपकी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आईआईटी में क्या मैथमेटिक्स ही थोड़ा सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक माना जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिकली क्या होता है, पेपर हमने पहले ही बोला था कि पेपर के नज़रिए पर डिपेंड करता है, पेपर किस फ्रेम से सेट किया जाता है। अगर अच्छे फ्रेम से सेट किया जाता है तो बच्चा बहुत कम मार्क्स में मैथमेटिक्स में निपट जाएगा, नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, आईआईटी 2004 में मेरा AIR 7 आई थी उस ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर सबसे हार्ड माना जाता है। उस ईयर का पेपर आज मतलब आईआईटी हिस्ट्री का सबसे अच्छा पेपर माना गया, 2004 का सबसे अच्छा पेपर है, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट था इसके ऑल इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मैथमेटिक्स थे। इस बच्चे के नंबर पूरे इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर थे, जबकि वो लड़का था आदित्य गुप्ता, AIR 7 थी। उस लड़के की आप देखिए, उस लड़के को मैं आपको बता दूं उसके बारे में कि वो लड़के का एक्चुअली फिजिक्स बहुत अच्छा था, फिजिक्स में पूरे के पूरे नंबर टेस्टों में आते थे। चाहे जैसे पहले एक अग्रवाल क्लासेस करके आता था, है ना, एपेक्स क्लासेस करके हुआ करता था, उसका टेस्ट हम लोग दिलाते थे, फिट जी का टेस्ट देते थे। तो उसके बाद में ऑल इंडिया टेस्ट में तो हमेशा तो फिजिक्स में ही टॉप करता था, है नहीं। तो इसके बाद में जब टॉप करता था तो लेकिन उसका मतलब फिजिक्स उसकी बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लेवल की फिजिक्स थी, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा फियर था।
लेकिन इसमें बच्चे, लेकिन मैंने देखा जिस सब्जेक्ट फियर होता है बच्चा उसी में अच्छा करता है, तो थोड़ा सा फियर होने की वजह से मतलब मैथमेटिक्स का क्या सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें फियर रहता ही है, इसमें फियर हमेशा ही रहता ही है ना। या तो अकेला फिजिक्स मैथमेटिक्स करे तो फियर नहीं हो जाता है नहीं, अकेला जब तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करता है तो फियर तो स्वाभाविक बनता ही है नहीं। तो कंपेरेटिव टॉपिक्स में फियर तो आता ही है थोड़ा बहुत। तो इस बच्चे उस बच्चे की मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया सबसे हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया में थे। जिस रैंक जिस उस बच्चे के नंबर पूरे इंडिया के अंदर मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोर था, है ना। एक मेरा लड़का AIR 7-6 थी, प्रतीक सिंघल, वो नॉर्मली जब पहले कहीं यहाँ वाले के लोकल कोचिंग से पढ़ के आया है ना, उसमें PT में 11th में उसकी फर्स्ट रैंक थी PT के अंदर 11th के अंदर ही। और उस लड़के की बात बताऊँ, मतलब ग्वालियर की सबसे अच्छी रैंक है ना। उस बच्चे के बारे में आपको बता दूँ कि वो बच्चा एक्चुअली में जब मेरे आया तो उसने मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ा, तो मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उसने सर मैथमेटिक्स आप जैसा, क्योंकि अपने को बच्चे क्योंकि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। जैसे हमारे 2 लड़के थे, इसकी AIR 6 थी 7 थी, ये मेरे मैथमेटिक्स की बहुत तारीफ करते कि सर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स बाकी उनकी प्रैक्टिस कर रखी। अब मैथमेटिक्स जब प्रैक्टिस कर रखी उन बच्चों ने और मैंने इस लेवल को उनको फंसाया, तो बच्चा को ये थोड़ी है कि सॉफ्ट कॉर्नर पढ़ना चाहता है, बच्चा तो हार्ड कॉर्नर पढ़ना चाहता है। बच्चा ये तो चाहता है कि वो टीचर हो जो मुझे फंसाए, क्योंकि फंसाई जब फंसोगे तभी तो एग्जाम क्वालिफाई आसानी से करोगे। तुम फंसोगे नहीं तो अपना झूठा कॉन्फिडेंस दे रहो कि मेरी इतनी रैंक आ जाएगी, इतनी रैंक आ जाएगी। तो बेटा मैं आपको ये बात हूँ कि फंसना भी जरूरी है, कॉन्फिडेंस भी जरूरी है और फंसना भी जरूरी है। तो उस बच्चे जो अच्छे रैंकर होते हैं तो मुझे कहते हैं सर आप फंसा देते हो किसी भी मैथमेटिक्स में, कि सर आप मैथमेटिक्स में हर किसी बच्चे को फंसा देते हो। तो ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स की तो सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है। मैं क्या फंसाता हूँ, बस हम थोड़ी सी उस कॉर्नर पे जाके कराने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर बच्चा फंसता है। यही मेरा थोड़ा IIT मैथमेटिक्स का मोटिव है नहीं। तो बेटा आज मैंने ये टॉपिक्स मैंने बता दिया, तो आप लोग प्लीज़ अभी, क्योंकि अभी तो टाइम और लगेगा, तो तब तक आप बैठ करके कम से कम अपना टारगेट सेट करिए कि NCERT के स्कूल लेवल पर, NCERT लेवल पर सब चीज़ें कंप्लीट कर लो। ठीक, तो बेटा आज के लिए यहीं पर कंप्लीट है। ठीक है बेटा, थैंक यू।